तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो आपका हिंदी ये है, ठीक है, हिंदी ये है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे और जो आपका मॉडल पेपर रिलीज किया गया उसका इसमें सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पूरा टोटल मॉडल पेपर को सॉल्व किया गया है, हिंदी मॉडल पेपर टोटल को सॉल्व कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, देखिए लिखित का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं 31वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है और 30 नंबर तक आपका MCQ है ना। तो 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। तो कैप्टन मूर्ति का चश्मा जो थे, ठीक है, वो बार बार क्यों बदल देता था। तो इसका उत्तर आप अपने भाषा में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अगर आप नहीं आपको आता है तो आप जो हम बता रहे हैं इससे आप लिखिए। कैप्टन अपने इने गिने चश्मे में से एक चश्मा सरदा के प्रतीक से नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था, ठीक है। क्या कहता है, देखिए कैप्टन जो अपना चश्मा लेके वहाँ पे जाता था बेचने के लिए, और बेचने के लिए जाता था तो उसके पास एक जो चश्मा रहता था वो कुछ चश्मा लेके बेचने के लिए जाते थे, इन्हें गिने कहने का माने कम मात्रा में, और चश्मा ले जाके उस मूर्ति के ऊपर लगा देते थे। नेताजी के जो वहाँ पे स्टेचू लगा हुआ था उसके ऊपर लगा देते हैं। और अगर किन्हीं ग्राहक को अगर वो चश्मा पसंद आ गया तो क्या करता था कि वो चश्मा उतार कर दे देता था और उसके जगह पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था, ठीक है। इसलिए कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था, इसी कारण से बार बार मूर्ति का चश्मा बदल जाता था, ठीक है। आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता को लिखें। तो इस पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत के जो यहाँ पे गायन की जो मधुर गायन की क्या विशेषताएं हैं। तो बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाए जाते थे। उनके गाने में सच्ची टेर होती थी, मतलब सच्ची चीज़ होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और उनका जो आवाज़ है इतना अच्छा होता था कि कहीं ऊंचा नीचा, मतलब कि पूरा टोटल आवाज़ स्वर की पकड़ थी, ठीक है। और सुनने में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतों उस गीत को गुनगुनाने लगती थी, जिस गीत को बाल गोविंद भगत गाते थे औरत उस गीत को गुनगुनाने लगती थी, ठीक है। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। और जो खेत में काम करने वाले लोग थे वो जब गीत गाते थे बाल गोविंद भगत तो एक विशेष लय के साथ उसका हाथ पर चलना स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। और उनके संगीत में जादुई प्रभाव था, वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था, यहाँ तक कि घनघोर सर्दियों और गर्मियों की उमस भी उन्हें नहीं डिगा पाता था, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो हमारे विचार से आप अपने भाषा में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो हम बता रहे हैं इसको भी आप लिखिए, आपको सटीक आंसर, सही आंसर मिलने वाला है। तो लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे, ठीक है, जिसको हम लोग दयालु कहते हैं। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, वो कभी किसी को कुछ नहीं चाहता था, किसी से कुछ नहीं चाहता था, बल्कि देते थे। और वो चाहता नहीं था, वो लोगों को देता था। वे हर दुख में साथी प्रतीत होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति वात्सल्य देते थे। मतलब कि दुख में वो दुख हारने वाला होता था और जब सुखी में आप हैं तो बड़े बुजुर्ग की भांति वो बात किया करते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला, और उन्होंने ही लेखक जो है उनके बच्चे के पुत्र के मुंह में पहला अन्न डाला। और उसकी मृत्यु पर
संतावना भी दिया। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघलता रहता था। उसका तरलता ही चमक चेहरे पर साफ दिखाई देता था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते कि फादर बुल्के भारत आने का मन क्यों बनाया होगा, इसीलिए बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पाते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहनाई बहुत ही सुरीली वाद्य मंत्र है। यह विभिन्न प्रकार के मंगल कार्यों के शुभ अवसर पर बजाया जाता है। ठीक है, देश में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उन सबसे ज़्यादा सुरीला शहनाई बजाने वाला बिस्मिल्लाह खान ही थे। उनके जैसा, बिस्मिल्लाह खान के जैसा अभी तक कोई शहनाई वादक नहीं हुआ है। उन्होंने देश के साथ साथ विदेश में भी शहनाई की सुरीली तान बिखेरी है, इसीलिए बिस्मिल्लाह खान को शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे और आप अच्छे से समझ रहे होंगे, लिख भी लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है। 36 में कहता है कि कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बीमों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से प्रदर्शित किया है, व्यक्त किया है। का बच्चों की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाते हैं, मतलब कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो मरे हुए लोगों में भी जान आ जाते हैं। दूसरा है लोगों यूँ लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हो, और उनको ये भी लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल फूल खिल उठे हो। यूँ लगता है मानो चट्टानों पिघलकर जलधारा बन गई हो, और उसे लगता है कि चट्टान पिघलकर जलधारा बन गया है। और लगता है मानो बबूल से शेफाली का फूल झरने लगे हो। ठीक है, इस प्रकार से कवि को लगता है कि बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य इस बीमों के माध्यम से व्यक्त किया है। आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 36वां नंबर 37वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। देखिए छाया मत छूना कविता से कवि जो संदेश देना चाह रहा है वो इस प्रकार से है कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे कविता हमें यह संदेश देती है कि जीवन के अथार्थ का सामना करो, यादों के पीछे भागना व्यर्थ है। मतलब कहता है क्या, कविता में कहा रहा है कि जीवन के यथार्थ मतलब कि आने वाले समय का सामना करो, यादों के पीछे मत भागो कि नहीं मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया, उसके पीछे मत भागो। हमें खोखले आदर्शों और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए। भौतिक सुख सुविधा के पीछे भागना मृग तृष्णा का मात्रा है। अप्राय के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीने चाहिए तथा भविष्य की सुख लेनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी कर्मठ के साथ जीवन संघर्ष में लग जाना चाहिए। इस कविता का दूसरा संदेश यह है कि यश धन मान सम्मान बड़प्पन सब छलावा है, इसमें वास्तविक सुख नहीं, हर सुख के पीछे एक दुख छिपा है। ठीक है, हर सुख के पीछे एक दुख छिपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो मुख्य व्यक्तियों की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वे स्वयं तो पीछे एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, वे स्वयं तो पीछे रहते हैं पर अपने मुख्य गायक नेता को ऊंचा उठाने में मदद करता है। इनकी भूमिका रचनात्मक होती है। ये लोगों को आदर्श व्यक्ति की छवि निखारते हैं, मुसीबत के साथ ढांढस बनाते हैं। ठीक है, संगतकार के माध्यम से कवि उन लोगों के बारे में बताना चाहता है कि जो जैसे सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी बड़े बड़े जो नेता हैं उन नेता के पीछे कार्यकर्ता उनकी प्रचार करता है, सपोर्ट करता है, बोलबाला करता है, तब तो जाके उनकी प्रचार होता है और वो नेता सत्ता में आते हैं, जीतते हैं, है ना। तो वही है, तो उनके पीछे कौन है, तो बड़ा बनाने में किनकी हाथ, नेता की, जनता की हाथ, कार्यकर्ता की हाथ, तो कार्यकर्ता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। पान वाले का
चरित्र को प्रस्तुत करना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पान वाला बहुत मोटा काला खुशमिजाज आदमी था, उसकी बतीसी लाल काली थी, उसकी तोंद निकली हुई थी, दुकान में पान भरा ही था, उसका मुख कभी पान से खाली नहीं रहता था, पान चबा चबा कर थूकता रहता था, सभा में वह दूसरे के मजाके उड़ाने वाला था, इसीलिए उसे चश्मे वाले का वह मजाक उड़ाता रहता था। और भी आप लिख सकते हैं, पान वाले के बारे में जानते हैं तो और इसमें आप लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 40 दिया हुआ है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की चमक दिव्य चमक कहा है क्योंकि फादर बुल्के उनके घर के किसी भी उत्साह और संस्कार में बड़े भाई जैसे, पुरोहित जैसे खड़े होकर अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक ने उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार से लबालब झलकता महसूस किया है। वे लोग के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, उन्हें सांत्वना भी देते थे। इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भी आप यहाँ पे और भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन 41 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि लेखिका मनु भंडारी, देखिए क्या क्वेश्चन, कि लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व में किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ा है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 लोगों का प्रभाव पड़ा है। पहला कौन, पिता का प्रभाव, पहला कौन, पिता का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा है। लेखिका की तुलना उनसे 2 साल बड़ी बहन सुशीला से करने के कारण उनके मन में हीन भावना घर कर गई। इसके अतिरिक्त उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया, ठीक है। पहला तो पिता का प्रभाव जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से पड़ा है। दूसरा जो है देखिए यहाँ पे अध्यापिका जो है, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा है। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्य समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनने पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया, जिससे फलस्वरूप भी वे स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेखिका के ऊपर 2 लोगों का प्रभाव पड़ा है। पहला है पिता का प्रभाव और दूसरा अध्यापिका का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि कवि बादल में फुहारा रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कह रहा है, क्यों। तो कवि ने फुहारा रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। बादल का गरजना क्या है, क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बनाना चाहता है। दूसरा है कवि के गरजने के बाद, माफ कीजिए, बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं ही बरसता है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिलता ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। तो देखिए माँ ने चैप्टर के अनुसार, पाठ के अनुसार क्या है कि माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी कि तू मन से लड़की की तरह भोला, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता प्रकट ना होने देना, भोली भाली नहीं बनने देना, वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे, ठीक है। इसीलिए माँ ने लड़की को ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगोतक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो देखिए इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि झील मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगोतक लेखिका को रहस्यमय तरीके और जादुई भार भरा प्रतीत हो रहा था।
सितारे के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो भी क्वेश्चन बच गया है, जैसे कि आपका जो कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, और लेटर सेक्शन भी, मतलब जिसको हम लोग पत्र लेखन भी कहते हैं, और यहाँ पे इसमें आपका और है निबंध है, पत्र लेखन है, और एक एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार वाले जो हैं। ठीक है, ये 3 है, वो सबका अलग अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए और 2 क्वेश्चन और बच गया, उस क्वेश्चन को हम लोग फिर अलग अलग सभी को बना के देंगे, क्योंकि वो लंबा वाला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जो बताएंगे वो VVI क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलेंगे हम लोग नया वीडियो लेकर। जय हिंद।